डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथियारा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं SSGD का एग्ज़ाम चल रहा है। जो 4 फरवरी का थर्ड शिफ्ट है वो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और वो हमें प्रश्न मिल चुके हैं और जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। फ्रेंड्स, आने वाले डेट्स पर अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन रियल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आया था। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आया था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? तो गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं दोस्त। इससे पहले दो और जो सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन इस यूट्यूब पर दिया गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर अवस्थित है। यह शिलालेख पश्चिम क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम ने बनवाया था। और भी कुछ खास बातें जानते हैं इसके बारे में। यह शिलालेख संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। और भी कुछ जान लेते हैं इसके बारे में ताकि इससे संबंधित प्रश्न आए तो आप लोग टिक मार के आएँ। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ये हो गया। यह शिलालेख शुद्ध संस्कृत में लिखा गया और भारत का पहला अभिलेख है। ठीक है, यह शिलालेख काव्य छंद के लिए भी प्रसिद्ध है। यह शिलालेख सुदर्शन झील से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न। देखिए, राज्यपाल से नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न आए थे जो इस तरीके से थे। शायद राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न थे। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्य की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है और हमने 2 एनालिसिस किए हैं तो उससे पता चलता है कि इससे संबंधित ही अगले एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति। आगे देखते हैं। 153 अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। कौन अनुच्छेद कहता है? 153। ठीक है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो भी होगा 2 राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में दोहरी क्षमता में कार्य करता है। ठीक है, और भी देख लें, वह भारतीय राजनीति की संघीय व्यवस्था का हिस्सा और संघ और राज्य सरकार के बीच एक सेतु का काम करता है। ठीक है, ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या क्या है? ठीक है, तो कोई व्यक्ति राज्यपाल की नियुक्ति होने के पात्र तभी होगा जब वह भारत नागरिक हो। सबसे पहले क्या हो? भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र कितनी हो? 35 वर्ष हो, तब वो भारत के राज्यपाल के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, इंद्रधनुष कांति किससे संबंधित है? तो कृषि उद्योग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? कृषि उद्योग से संबंधित है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग तुक्का मार के आइएगा। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं हम लोग उसका एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से कराते हैं। ठीक है, तो देखिए फैक्ट जो है, यह फसल की खेती, बागवानी, वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन एकीकृत विकास है। इसमें अन्य सभी कृषि क्रांतियों का एकीकरण शामिल है। ये हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति आदि है। ठीक है, अब देखते हैं इंद्रधनुष का क्रांति जो थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधनों की स्थिरता बनाए रखने के लिए कृषि पद्धति में सुधार करना होगा, ये इसका उद्देश्य था। पंजाब और हरियाणा जैसे जल संकट वाले क्षेत्र में फसल विविधीकरण करना, ये भी इसका
उद्देश्य था। भूमि प्रदर्शन के लिए प्रयोगशाला को बढ़ावा देना, कृषि प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना, ये भी एक उद्देश्य था। ठीक है। कृषि में रसायनों को उपयोग को कम करने के लिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती जैविक खेती को बढ़ावा देना कई उद्देश्यों में से एक ये भी उद्देश्य था। ठीक है। कृषि में आय की वार्षिक वृद्धि दर 4% तक बढ़ाना, ये भी एक उद्देश्य था। ये सब आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे। एक कोई योजना थी जो मोदी जी ने चालू की थी, एक ऐसा करके कुछ प्रश्न पूछा था। तो चलिए मोदी समेत कुछ प्रश्न पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में नंबर गेन करने में मदद करेगा। पीएम मोदी ने अब तक कई योजनाएं शुरू की है जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन से है? देखिए, प्रधानमंत्री जन योजना एक था, तो ये किस लिए भाई? सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं से जोड़ने के लिए। ठीक है, और सारी है। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना गरीबों परिवारों को मुफ्त एलपीजी देता है। ठीक है, पीएम मोदी ने अब तक कई योजनाएं शुरू की है जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना, ये क्या करता है? इसका क्या कार्य है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती आवास सुविधा प्रदान के लिए है। और एक है मेक इन इंडिया, देश से निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। स्टार्टअप इंडिया, नए स्टार्टअप से प्रोत्साहित करने और वित्तीय सहायता देने के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए। आयुष्मान भारत आयोजन, गरीबों परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये सब योजनाएं थी मोदी जी की। और अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना में मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में थी? तो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेघालय होगा। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, फैक्ट्स। ठीक है, देखिए, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मेघालय में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, मेघालय में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या 27.84% बढ़ी थी। ठीक है, वही नागालैंड में जनसंख्या सबसे कम वृद्धि हुई है। यानी अभी पूछेगा कि वर्तमान में जनसंख्या किसकी वृद्धि कम हुई है, तो आपका सही आंसर जो होगा नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। ठीक है, 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या 17.7% बढ़ी है। 2001 से 2011 के बीच बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.1% थी। 2001 से 2011 के बीच अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 25.9% थी। 2001 से 2011 के बीच ओडिशा की जनसंख्या वृद्धि दर 14.00% थी। ठीक है, और भी देख लेते हैं। 2001 से 2011 के बीच पश्चिम बंगाल की जनसंख्या वृद्धि दर 13.9% थी। 2001 से 2011 के बीच कर्नाटक की जो जनसंख्या थी लगभग 15.7% थी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स याद रखने होंगे आप सबको। देखिए, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान मंत्री एम.के. स्टालिन हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स जानते हैं। मुथुएला करुणानिधि स्टालिन एक भारतीय तमिल राजनेता हैं जो तमिलनाडु के 8वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत हैं। ठीक है, सेवा कर रहे हैं। उन्होंने 28 अगस्त 2018 को द्रविड़ मुनेत्र कइगम पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कइगम भारत का एक राजनीतिक दल के जिसके तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पर एक बड़ा प्रभाव है। इसके संस्थापक जो हैं CN अन्नादुरै हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा था। कौन सा जल निकाय भारत के पश्चिम से घेरता है? तो अरब सागर भारत को पश्चिम से घेरता है। और भी इससे फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत को पश्चिम से अरब सागर घेरता है। यह उत्तरी हिंद महासागर का एक हिस्सा है। ठीक है, भारत को घेरने वाले अन्य जल निकाय दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, भारत के पश्चिम तट पर कई बंदरगाह हैं जैसे कांडला, माझगांव, जेएल बंदरगाह, नहाय, सेवा, मरमगांव, मैंगलोर और कोची। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। देखिए,
अगला जो पूछा था 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकी में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री थी। तो वैजयंती माला थी। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। वैजयंती माला एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी और गायकी तीनों है। इन्होंने पद्मश्री 1968 में मिला था, पद्म भूषण इनको 2011 में मिला था। ठीक है, इससे सम्मानित किया गया था। वह भारतीय सिनेमा उन महान अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में फिल्मों में अपना प्रभाव छोड़ा था। ठीक है, वैजयंती माला एक अभिनेता, नर्तकी, सिनेमा, नृत्य और गायन के बारे में बात करती है। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य जैसी भूतपूर्व बढ़ावा दिया था। ठीक है, वैजयंती माला एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी, संसाद है जो हिंदी के पहली महिला सुपरस्टार के रूप में जाना जाती हैं। ठीक है, वह कई प्रशंसाओं की प्राप्तकर्ता है, जिन्होंने 2 BFJA पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो लंबाई कितना हो जाएगा मीटर में, 28 मीटर। फीट में कहेगा तो वही 94 फीट लंबाई हो जाएगा, 94 फीट लंबाई हो जाएगा। और चौड़ाई मीटर में बात करेगा तो 15 मीटर, और वही फीट में बात करेगा तो 50 फीट चौड़ाई हो जाएगा इसका। ठीक है, और भी जान लेते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर 94 फीट और चौड़ाई हो जाएगा 15 मीटर 50 फीट, जो NBA के मानक के अनुसार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फीबा मानक में लंबाई 26 मीटर 85 फीट और चौड़ाई 14 मीटर, और बात करते हैं फीट में तो 46 फीट होती है। बास्केटबॉल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं और भी। देखिए, बास्केटबॉल कोर्ट आयताकार होता है। कैसे आयताकार होता है? कोर्ट की सतह सपाट और कठोर होती है। कोर्ट के दोनों छोरों पर टोकरी होती है। इंडोर बास्केट कोर्ट में आमतौर पर मेपल की लकड़ी फर्श होता है। ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केट 3 बिंदु आर्क, फ्री थ्रो लाइन और हाफ कोर्ट लाइन होती है। ठीक है, बास्केटबॉल में रिम यानी हुप का व्यास 18 इंच 46 सेंटीमीटर होता है। बास्केटबॉल की चौड़ाई 6 फुट यानी बात करते हैं मीटर में तो 1.83 और ऊंचाई 3.5 फुट बात करते हैं मीटर में तो 1.07 मीटर। ठीक है, फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को पूरे देश में फिट इंडिया अभियान शुरू की। फिट रहने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा स्वस्थ भारत उनका लक्ष्य है और लोगों की जीवन शैली पर सख्त नियंत्रण रखने का आह्वान किया। ठीक है, फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को किया। यह दिन क्रीड़ा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती है। ठीक है, भारतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु। ठीक है, और भी फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। सब पूछता है, जितने भी फैक्ट्स आपको दिए गए हैं उनसे सब पूछेगा, क्योंकि हम लोग 2 पेपर एनालाइज करके देखे हैं। जो पहले एग्जाम में पूछ रहा है वही उससे रिलेटेड अगले एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, और मैं रियल बोल रहा हूँ। आप लोग पेपर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट मिला सकते हैं। ठीक है, जो कि इस यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसमें उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य के रूप में दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों के व्यक्त करता है। ठीक है, और प्राचीन तमिलनाडु महाकाव्य शिल्पतिकारम भरतनाट्यम का वर्णन है। संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान करती है। ठीक है, अब जान लेते हैं कौन नृत्य किससे संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर पश्चिम मध्य भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुर
कस्तीय नृत्य असम, ये याद रखना होगा, इनमें से पक्का एक पूछ देगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं। आर वेंकटेश्वर राव किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासन और राजनेता से संबंधित है। आर वेंकटेश्वर राव जन्म टी वेंकटेश्वर राव जी वेंकटेश्वर रो भी लिखा जाता है, मृत्यु 1843 में। एक भारतीय प्रशासक और राजनेता थे जिन्होंने 1821 से 29 और 1838 से 39 तक त्रावणकोर के दीवान के रूप में कार्य किया है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो म्यांमार की जो आधिकारिक भाषा है वो है बर्मी, ठीक है, म्यांमार की बर्मी, ठीक है। म्यांमार की राजधानी नायोडी है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर है। राष्ट्रीय फूल जो है नरी है, ठीक है, नरा, राष्ट्रीय फूल नरा। और भी कुछ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो किसके साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका के साथ नहीं है। श्रीलंका की भारत के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। क्लियर? यह मालदीव और भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। श्री जयवर्धन श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है। ये पॉइंट्स ध्यान में देने होंगे आप लोगों को। राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो सैन्य और राजनयिक शक्ति नहीं होती है। आपके ऑप्शंस में दिए होंगे 4, जिनमें से ये आंसर अगर ऑप्शन दिया होगा तो सही होगा, ठीक है। आप अपना मिलाकर अपना कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कितने में कितना आप लोग गेन किए हैं या कितना अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल को स्थगित कर सकता है, ये उसकी शक्ति होती है। राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि वो राज्य विधानमंडल को स्थगित कर सकता है। राज्यपाल राज्य के विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होने पर सत्र अध्यक्षता कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा के पेश किए गए विधेयक को पारित, रोका, लौटाया या राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित कर सकता है। ये सारी शक्तियाँ होती है राज्यपाल के पास। और भी सारी शक्तियाँ देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल को स्थगित कर सकता है, राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थिति होने पर उसकी अध्यक्षता खुद कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, ये भी उसके पास शक्ति होती है, ठीक है। भारत के राज्यपाल के पास सैन्य और राजनयिक शक्तियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। ये शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। राज्यपाल के पास विधायी, कार्यकारी और न्यायी, ये सारी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा था। निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ये तो जान ही चुके हैं, श्रीलंका के साथ नहीं है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। मौर्य काल से संबंधित प्रश्न देखिए। मौर्य काल से संबंधित एक प्रश्न था जो कि एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के सबसे महान शासक जो सम्राट अशोक हुए। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। मौर्य वंश के महान शासक कौन है? सम्राट अशोक हुए। मौर्य वंश के दूसरे शासक थे बिंदुसार, ठीक है, ये दूसरे शासक थे। और भी देख लेते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व, BC, बिफोर क्राइस्ट, ओके। और देख लेते हैं फैक्ट्स। मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला है? तब पक्षी घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक। मौर्य वंश के दूसरे शासक कौन थे? तो बिंदुसार, ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त। ये सब याद रखने होंगे आपको, ठीक है। 322 में इनका ईसा पूर्व में इनका स्थापना हुई थी। और देखिए यहाँ पर फैक्ट्स। मौर्योत्तर काल क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के बाद का काल जो 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो आसपास के क्षेत्रों में लोहे और औजारों हथियारों का नियमित इस्तेमाल, ठीक है, ये इसका मुख्य कारण था। तो ये पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन आए थे। कितने? 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मालूम होने के कारण हम नहीं बता पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या था, इसलिए उससे फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि आपके अगले एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना साल 1951 में शुरू की थी। पंचवर्षीय योजना केंद्रीय और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम होते हैं। सोवियत संघ साल 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी, ठीक है।
चीन भी पंचवर्षीय योजना का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए ये 12वीं पूछ रहा है, बता रहा हूँ। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। और देखते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। सोवियत संघ में साल 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। चीन भी पंचवर्षीय योजना का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के गैर के तहत ये नए रोजगार अवसर पैदा करना लक्ष्य रखा गया, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या नीति था? 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने बहुआयामी गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा काम हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी को कम करने में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीब से बाहर आने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में बहुआयामी गरीब कम करने में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब कम करने के लिए इन पहलुओं पर काम किया जाता है: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ठीक है, जीवन स्तर। देखिए आपके अनुच्छेद से कुछ प्रश्न थे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मालूम है, इसलिए अनुच्छेद से कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की भाषा, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है, ठीक है। और 21 में क्या है? तो 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। ये सब ध्यान में रखने होंगे आप सबको। 1944 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता। 1970 में क्या हुआ है? तो जम्मू कश्मीर का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 51A के तहत। देखिए ये पूछा था नागरिकों के कर्तव्य, मतलब किसे पूछा गया था? शिफ्ट 1 या 2 में पूछा गया था, ध्यान में नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति की भूमिका, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की सदस्यता, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ जो आप लोगों को याद करके ही जाना है, मतलब मन में याद रख के जाना है, ठीक है। अनुच्छेद 368 से संविधान में संशोधन, अनुच्छेद 360 में आपातकालीन की स्थिति, ठीक है। ये सब फैक्ट्स आपको याद जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है? हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा और पंजाब में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब में खासकर बसंत पंचमी मेले का आयोजन किया जाता है, जहां लोग कपड़े पहनकर मंदिर गुरुद्वार में जाते हैं, ठीक है। पीले कपड़े पहनकर मंदिर गुरुद्वार जाता है। यहाँ खेती में हल चलाकर फसल की अच्छी पैदावार के लिए प्रार्थना की जाती है। राजस्थान में भी बसंत पंचमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह माघ माह की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, जो आमतौर पर जनवरी और फरवरी में होती है। सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी का विशेष संबंध सरस्वती देवी से है, जो ज्ञान, कला, संगीत की देवी है। इस दिन सरस्वती पूजा की जाती है। खासकर शिक्षा और विद्या से जुड़े लोग इस दिन अपनी किताबें और कलम की पूजा करते हैं। और भी कुछ खास प्रश्न थी। देखिए पॉलिटी से 2 प्रश्न थे, पड़ोसी देश से प्रश्न थे, भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न थे, नीतियों से संबंधित कुछ प्रश्न थे, साइंस में नाव वाला कुछ ऐसे करके प्रश्न था। अब देखिए विलोम शब्द पूछा था, दुराग्रह का, कान मुहावरा पूछा था, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, और पूछा था देखिए उन्नति का विलोम शब्द पूछा था, जादू टोना का किस वेद से संबंध है, ये सब पूछा था, ठीक है। और हाथ का मेला होना मुहावरे का अर्थ पूछा था, जादू टोना का कौन सा वेद, ये समित पूछा, ठीक है। और हाथ का
जो किसी संबंध, देखिए, और ये जो किसी से संबंध नहीं रखता हो उसे क्या बोलते हैं, ये पूछा था। गधान से 5 नंबर का पूछा था, ठीक है। देखिए लाभ हानि से 2 नंबर का पूछा था, SI से CI से 3 क्वेश्चन पूछा था, औसत से 2 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। नंबर सिस्टम से पूछा था 1 प्रश्न, LCM और HCF से 2 प्रश्न पूछे थे, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन पूछा था, रेशियो से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, और पाइप और टंकी से पूछा था, ठीक है। ट्रेन से पूछा था, ट्रेन से संबंधित कुछ 2 प्रश्न थे, 2। देखिए आयु से संबंधित प्रश्न था, समय कार्य से प्रश्न थे, ठीक है दोस्त। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम का एनालिसिस हम लोग कराते रहते हैं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।